हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हम आपको प्रत्येक दिन भारतीय शिक्षा का इतिहास बताते आ रहे हैं। हमने आपको पार्ट फर्स्ट में भारतीय शिक्षा के इतिहास के बारे में बताया था कि भारतीय शिक्षा का इतिहास 5 कालों में विभक्त है। नंबर 1 वैदिक कालीन शिक्षा, नंबर 2 बौद्ध कालीन शिक्षा, नंबर 3 मुस्लिम कालीन शिक्षा, नंबर 4 ब्रिटिश कालीन शिक्षा और नंबर 5 आधुनिक शिक्षा व्यवस्था। दोस्तों, हम क्रमशः शिक्षा का आविष्कार कहाँ से हुआ और कितने शिक्षा के संबंध में समय समय पर अच्छी शिक्षा के लिए शोध हुए, रिसर्च हुई और क्या क्या सुधार हुए कि हम बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का काम करें। उस पर कई महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार करने के प्रयास किए। कई आयोग आए, कई समिति बनी शिक्षा के सुधार के लिए। हमने आपको बताया था वैदिक कालीन शिक्षा में भी, जहाँ पर शिक्षा आपको उपनयन संस्कार के माध्यम से संस्कृत भाषा में दी जाती थी, वहीं पर मैंने आपको बताया था कि जब हम बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तो आपको शिक्षा पपज्जा संस्कार के माध्यम से पाली भाषा में दी जाती थी। जब हम मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तो प्यारे छात्रों, बच्चों को शिक्षा बिस्मिल्लाह संस्कार के माध्यम से अरबी, फारसी, उर्दू भाषा में दी जाती थी। इसके बाद जब हम आपको ब्रिटिश कालीन शिक्षा में आए तो महात्मा गांधी जी के विचार 1937 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति बनी। नई तालीम शिक्षा, वर्धा योजना, बेसिक शिक्षा, शिल्प शिक्षा के माध्यम से उस शिक्षा को जाना गया और उससे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए बहुत सुधार किए गए। इसके आगे हमने आपको बताया था आर्टिकल 40, पहले तो हमने आपको बताया था आर्टिकल 21 का 21A, जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों के लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए वह उनका मौलिक अधिकार बना। वहीं इनके हम काम में अभिभावक, माता पिता संरक्षण के लिए भी ये प्रावधान किया गया कि ये उनका कर्तव्य होगा कि वह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को विद्यालय में शिक्षा अवश्य प्राप्त कराए। इसके बाद हमने आपको आर्टिकल 41 भी बताया था, जिसमें सरकार को बच्चों की शिक्षा और उनके अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो उनकी देखरेख के लिए सारी शक्ति प्रदान की गई है। हमने आपको बताया था आर्टिकल 45, जिसमें संविधान बनने के बाद ये उल्लेख किया गया था कि 10 वर्ष के अंदर सभी को निःशुल्क एवं प्राइमरी शिक्षा उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके क्रम में हम फिर आगे हम आपको गए, हमने आपको गुटका घोषणा पत्र, हंटर आयोग कमीशन, हरटांग समिति, बहुत चीज़ें बताई थी। वहीं पर हमने आपको कल की ही वीडियो में बताया था डॉक्टर संपूर्णानंद समिति। ये समिति क्यों बनाई गई? क्योंकि जब हमारे 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था तो कई विघटनकारी शक्ति हमारे देश की एकता और अखंडता को खंडित करने के लिए उतारू हो गई थी। तो इस समिति को जब बनाया गया, समिति ने कई अपने सुझाव दिए कि हमारी भारत देश की एकता और अखंडता कैसे मजबूत रहे। तो उन्होंने कई सुझाव दिए। उस सुझाव में आपका एनसीसी कैडेट उसी सुझाव से आया, आपकी स्काउट गाइड आई और अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान अनुशासन तरीके से हमें अपना गाना चाहिए। और इसी सुझाव डॉक्टर संपूर्णानंद समिति के सुझाव के आधार पर राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए भी 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को विद्यालयों में मनाया जाए। इसी के क्रम में आज प्यारे बच्चों, दोस्तों, हम आपको आधुनिक शिक्षा व्यवस्था भाग 7 बताने जा रहे हैं। 1956 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना, जिसका कार्य विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता
देकर उनके स्तर को ऊपर उठाना है। स्वाभाविक है, कोई भी आयोग हो, कोई भी जब भी शिक्षा में सुधार करना हो तो हमें वित्तीय संसाधन की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। तो इसके लिए ये अनुदान आयोग बना। अब शिक्षा आयोग, भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 ईस्वी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालिक अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा, इस आयोग को कोठारी आयोग भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न में कि शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है, या शिक्षा आयोग को हम और क्या कहते हैं, तो हम शिक्षा आयोग को कोठारी नाम भी कहते हैं, क्योंकि कोठारी जी की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था। इस आयोग में कुल 17 सदस्य थे, जिनमें 6 सदस्य अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन या प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा आयोग है जिसमें देश के सदस्य के साथ साथ अन्य देशों के भी 6 शिक्षा विशेषज्ञ थे, तो वो है कोठारी आयोग। इसके सचिव जेपी नायक थे। इस आयोग ने 29 जून 1966 ईस्वी को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दी। इस आयोग ने, कोठारी आयोग ने जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, इनकी रिपोर्ट में महत्वपूर्ण सुझाव थे। इस भारतीय शिक्षा के इतिहास में कोठारी आयोग ने शिक्षा को एक नई दिशा दी। इस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री मोहम्मद करीम छागला ने आयोग के प्रतिवेदन के बारे में कहा कि यह प्रतिवेदन अध्यापकों के लिए महाअधिकार पत्र है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस आयोग के सुझाव पर महाअधिकार पत्र कहा गया, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि अध्यापकों के लिए महाअधिकार पत्र कोठारी आयोग के सुझाव पर। इसमें राष्ट्र तथा समाज सेवा, अध्यापकों के वेतन, त्रिभाषा सूत्र आदि पर विचार किया गया। त्रिभाषा सूत्र भी यहीं से निकले, आदि पर विचार किया गया। कोठारी आयोग ने एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित करने पर भी बल दिया। कोठारी आयोग ने सुझाव दिया कि एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बननी चाहिए। कोठारी आयोग ने उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में भी रखने का सुझाव दिया। मित्रों, हमने आपको जो है सूची के बारे में बता दिया था कि 3 सूचियां हैं, केंद्र या संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो कोठारी आयोग ने भी उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दिया। नेक्स्ट, कोठारी आयोग ने छात्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर की नियुक्ति का भी सुझाव दिया। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर ये किस आयोग की सुझाव के आधार पर आया था, तो ये कोठारी आयोग के सुझाव पर आया था। किसके लिए आया था? छात्रों की समस्याओं को का निदान करने के लिए आया था। कोठारी आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए नेबरहुड स्कूलों की भी स्थापना का सुझाव दिया। नेबरहुड स्कूल क्या थे? इसमें कि सभी बच्चों को समान अवसर, आसपास जो भी बच्चे रह रहे हैं उन्हें इस नेबरहुड स्कूलों के अनुसार समानता की दृष्टि से शिक्षा प्राप्त कराई जाए। इसके बाद इसी आयोग ने प्रौढ़ शिक्षा के बारे में भी सुझाव दिया। कोठारी आयोग ने प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कहा कि अगले 20 वर्षों में निरक्षरता का उन्मूलन करना चाहिए एवं पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा शिक्षा प्रदान करने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। इस आयोग ने ही डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में सुझाव दिया था। जैसे आज डिस्टेंस एजुकेशन राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली, बहुत सारे डिस्टेंस यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज आज पत्राचार के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। महिला शिक्षा, कोठारी आयोग ने महिलाओं के बारे में कहा है कि हमारे मानवीय साधनों के संपूर्ण विकास, परिवारों की उन्नति एवं शैशवावस्था में सरलता से प्रभावित होने वाले शिशुओं के चरित्र के निर्माण हेतु महिलाओं की शिक्षा का महत्व पुरुषों की शिक्षा से भी अधिक है। कहा भी गया है कि माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। इसलिए कोठारी आयोग ने महिलाओं के मानवीय संपूर्ण विकास के लिए बहुत अच्छा सुझाव दिया, बहुत अच्छी अपनी रिपोर्ट दी। तो सबसे अच्छा कोठारी आयोग ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव पर अपनी रिपोर्ट दी। दोस्तों,
कोई भी परीक्षा हो, आने वाले एग्जाम में, आने वाली परीक्षाओं में अगर आप सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं तो आप ये मानिए, यकीन करिए कि आपको भारतीय शिक्षा का इतिहास भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में किसी न किसी पार्टों में से आपको प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है, चाहे वो आर्टिकल 21 का से पूछा गया प्रश्न हो, चाहे वो आर्टिकल 45 हो, चाहे बोर्ड का घोषणा पत्र हो, चाहे हंटर आयोग कमीशन हो, चाहे आपका डॉक्टर संपूर्णानंद आयोग हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा आयोग हो, चाहे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग हो, कहीं ना कहीं से आपको 2-3 प्रश्न अवश्य मिलते हैं। इसलिए दोस्तों हम आपसे कहते हैं कि आप इंद्रपाल सिंह यादव यूट्यूब चैनल लिंक पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर प्रत्येक वीडियो पढ़े हैं क्रम से, पार्ट 1 से आप उनको एक कॉपी और पेन लेकर के नोट कीजिए और आपको वैदिक कालीन शिक्षा से आज तक जहां हम प्रवेश कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तक हम आपको निरंतर क्रमशः वीडियो बनाते जाएंगे और आपके एक बहुत बेहतरीन नोट बन जाएगा। आपको जहां भी, चाहे आपको वैदिक कालीन शिक्षा का अध्ययन करना हो, बुद्ध कालीन शिक्षा का अध्ययन करना हो, आपको मुस्लिम कालीन शिक्षा का अध्ययन करना हो, ब्रिटिश कालीन शिक्षा का अध्ययन करना हो, आपको आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करना हो, तो आपको क्रमशः एक नोट बनाते जाइए। उसमें आपने पेज पलटा और आपको उन प्रश्नों का जवाब या बहुत अच्छे तरीके से आपको अध्ययन करने के लिए अलग अलग पुस्तकों की खोज नहीं करना पड़ेगी। दोस्तों कल हम फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए चैत्र नवरात्रि चल रही है, आज अष्टमी है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। कल पुनः फिर भेंट होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।